हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पॉलिटी की सीरीज में आज हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जहां से प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार मुख्य परीक्षा में 8 नंबर में सवाल भी लिखने के लिए आ जाता है, आईएएस में भी आ जाता है 10 नंबर में, कि क्या भारत एक संप्रभु राज्य है? इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री और नॉट? सोवरेन का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या होता है? क्या आज भारत एक संप्रभु राज्य है या नहीं है? भारत की संप्रभुता को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाया गया। जो प्रश्न चिन्ह अगर लगाया गया वो सार्थक था या अव्यवहारिक था, इस पूरे कंप्लीट मुद्दे को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है या नहीं। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन कंट्री घोषित किया गया। यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया है। ये बात कहाँ लिखी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। अब सवाल, पहला प्रश्न यह है कि सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा देश जो अपने किसी आंतरिक एवं बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप न हो। किसी बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप न हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। कैसा देश? ऐसा कोई भी देश जो अपने आंतरिक मामलों में, जो अपने बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। कमेंट नीचे कर दिया, कमेंट ऊपर है। निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो। आपका प्रॉब्लम क्या है भाई? विजेंद्र प्रकाश जी, सर आपने मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया। कौन सा प्रॉब्लम आपका है भाई, मेरे बताइए तो। कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका नहीं हुआ विजेंद्र जी? जरा कमेंट करिए। टीम आपको जवाब दे रही होगी, जो जिसका क्लास नहीं मिला, क्लास कहाँ अपलोड होती, 3 नोट्स कहाँ अपलोड होता है, वो सब टीम बताइए। सबका कमेंट्स देखिए, सबके जवाब व्यक्तिगत रूप से दीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक मामलों में, जो अपने बाह्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखती हो। ये श्वेता जी का अभी कमेंट मुझे फॉरवर्ड करिएगा, मैं विवेक सर को भेज देता हूं उसको। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कोई देश जो अपने किसी आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है, किसी बाह्य सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। 1947 से पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था।
वह अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति नहीं रखता था। उसमें ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप था, ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप था। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद से देश अपने आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। उसमें किसी बाह्य सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसमें कोई बाह्य सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब कई बार विद्यार्थी सवाल करते हैं, सर आंतरिक या बाह्य मामले का मतलब क्या हुआ? हम ये नहीं समझ पाते कि आंतरिक मामला क्या हुआ, बाह्य मामला क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूं आंतरिक एवं बाह्य मामले का मतलब क्या है। आंतरिक एवं बाह्य मामले का मतलब क्या है? आंतरिक एवं बाह्य मामले का मतलब क्या है? आंतरिक मामले का मतलब देश के भीतर सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, ये क्या है? ये देश के आंतरिक मामले हैं। क्या मोदी जी को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या धार्मिक मामले में देश के भीतर कोई निर्णय लेना होगा, अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा, चीन उसमें हस्तक्षेप करेगा, रशिया उसमें हस्तक्षेप करेगा? या मोदी जी अपने देश के भीतर किसी सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक या धार्मिक या किसी अन्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि मोदी जी अपने देश के भीतर किसी भी आंतरिक मामले में, चाहे वह सामाजिक मामला हो, चाहे वह आर्थिक मामला हो, चाहे वह राजनीतिक मामला हो, चाहे वह धार्मिक मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो, मोदी जी उन मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखते हैं। किसी बाह्य सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं हैं, किसी बाह्य सत्ता पर हम निर्भर नहीं हैं। और साथ ही साथ बाह्य मामले का मतलब क्या होता है? अजीब बात है भाई, पूरी बात को आपने समझा ही नहीं महिमा जी। फिर इसका मतलब महिमा जी लिख रहे हैं आपसे पढ़ने के लिए वहां से उत्कर्ष में आए हैं, लेकिन यहां भी नोट्स नहीं लिखा रहे हैं। दिस इज ऑनलाइन क्लास महिमा जी, दिस इज नॉट ऑफलाइन क्लास, दिस इज ऑनलाइन क्लास। नोट्स लिखने के लिए आए हैं? नोट्स लिखने के लिए पढ़ने आए हैं कि पॉलिटी समझने आए हैं? पॉलिटी का कॉन्सेप्ट समझने आए हैं? पॉलिटी सीखने आए हैं? पॉलिटी पूरा समझा रहा हूं, पॉलिटी पूरा सिखा रहा हूं, पॉलिटी का पूरा बोर्ड वर्क करा रहा हूं, पॉलिटी की पूरी फ्रेमिंग करा रहा हूं, पूरा कंप्लीट नोट्स जो मैं बोल के लिखाता हूं, नोट्स पूरा मैंने कंप्लीट 600 पेजों का जो 70,000 रुपए बच्चे दे करके पढ़ते हैं, वो नोट्स मैंने आपको दे दिया। और अभी आप कह रही हैं कि मैं उत्कर्ष में पढ़ने के लिए आपसे आया हूं और आप नहीं लिखा रहे। लिखने के लिए आए हैं आप, लिखने के लिए आप उत्कर्ष आई हैं, लिखने के लिए इमरान सर से पढ़ ले आई हैं आप? क्या आप बच्चों वाली बातें करती है? मेरे बाबू, आप लोगों को पहले दिन से मैंने समझा दिया कि जो नोट्स बोलकर लिखाया जाता है, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि जो नोट्स बोलकर लिखाया जाता है, उस नोट्स को मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स, जो उत्कर्ष में आकर 70,000 रुपए फीस देकर ऑफलाइन नोट्स पढ़ते हैं, उस नोट्स को मैंने कंप्लीट पहला शिफ्ट 264 पेजों का आपके ऐप पर अपलोड करा दिया है। और जो नोट्स पढ़ने के बाद अब बोला जाएगा, जिसे मैंने बता दिया, अब क्या करेंगे? हमारा काम तो आसान है, हम तो मौज करें, लिखो भैया लिखो। ऐसा कोई देश जो अपने आंतरिक मामलों में, जो बाह्य मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। आंतरिक मामले से तात्पर्य हुआ देश के भीतर कोई सामाजिक मामला, कोई आर्थिक मामला, कोई राजनीतिक मामला, कोई धार्मिक मामला। बाह्य मामले का मामला हुआ युद्ध, संधि या समझौते से संबंधित मामला। जो ऑफलाइन में बोल के लिखाता हूं वो कंप्लीट नोट्स मैंने आपको पहुंचा दिया है। ऑनलाइन में ये संभव नहीं हो पाता कि मेरी स्पीड, जिस स्पीड से मैं बोलूंगा, मैं आपका चेहरा नहीं देख रहा हूं, आपका छूट रहा है, आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, उससे समय बर्बाद होता है और तालमेल नहीं सेट होता है। हम क्या करते हैं कि अपने ऑफलाइन का कंप्लीट नोट्स हम बच्चों को पहुंचा देते हैं और पूरा कंप्लीट हम बोर्ड वर्क के माध्यम से समझाते हैं। एक एक चीज क्लास में हम क्लियर कर देते हैं।
उसके बाद हम मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो जैसे लिख के पढ़ते हैं वो कंप्लीट आपके पास होगा। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडी। पढ़ने का तरीका नहीं पता है, अब एक अच्छा हाई स्कूल की तरीके से आप नोट्स से लिखने पे परेशान हैं। नोट्स लिखने के लिए आप आई हैं, लिखिए ना नोट्स, तो फिर लिखा देता हूं, ऐसे बोल के लिखाऊं फिर मैं आपको, तो कोई मतलब तो समझिए। इतने दिन से, अभी 3 दिन से यही समझा रहे हैं अर्जुन बैच में कैसे पढ़ना है, हम पॉलिटी कैसे पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाते समय क्या क्या आपको यूज करना है, यहां पर नोट्स का कैसे यूज है, लक्ष्मीकांत का यूज कैसे है, क्लास का यूज कैसे है, बोर्ड वर्क का यूज कैसे है, लेक्चर का महत्व क्या है। मैं आपको 100 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी जुबान पे कर दूंगा, ये प्रॉमिस के साथ पढ़ा रहा हूं। अभी आप क्या करें, अरे आप तो लिखा ही नहीं रहे, हम तो लिखने के लिए यहां आए थे। इसी में तो बर्बादी हो जा रही है लाइफ आप लोगों की। पढ़ने का तरीका ही नहीं सीख पाए कि आखिर सिविल सेवा में पढ़ा कैसे जाता है। अभी हाई स्कूल की तरह लिखने के लिए ही परेशान है आप, समझना चाहते ही नहीं पॉलिटी को, और पूरा समझाकर, पूरा बोर्ड वर्क करके, पूरा कंप्लीट करके नोट्स भी मैंने पहुंचा दिया है। वो तो देना ही नहीं चाहिए था आपको 5,000 रुपए की फीस में, लेकिन मैंने सोचा कि जितना सुविधा मैं ऑफलाइन के विद्यार्थियों को फाउंडेशन बैच में देता हूं, उतनी सुविधा मैं अपने ऑनलाइन के विद्यार्थियों को सबको दे पाऊं, अच्छे से उतनी पॉलिटी सिखा पाऊं। और अभी आप बच्चों की तरह रो रहे हैं कि हम तो पढ़ने आए थे उत्कर्ष में इमरान सर से कि नोट्स लिखेंगे, हम तो नोट्स से नहीं लिख पा रहे हैं। क्या बच्चों जैसी हरकतें करते हैं आप लोग, गजब गजब नमूने हैं। सही कह रहे हैं। पढ़ो बाबू। क्या नाम है? प्रतिमा, प्रतिभा, क्या नाम है आपका? इनका नंबर निकालना भी मैं इनको बात करके भी समझाता हूं। इनका नंबर निकाल लीजिएगा, मुझे नंबर इनका दीजिए। क्या नाम है जिन बच्ची का ये था? इसका मतलब इनको या तो नोट्स नहीं मिला है, या तो उन्होंने शुरुआती क्लास नहीं की है, या तो उनको पता नहीं तरीका कि इसमें पूरा। पहले 2 दिन मैंने यही समझाया बच्चों को कि कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है। हाँ, महिमा नाम है शायद। उनका नंबर निकाल के मुझे दीजिएगा, मैं भी क्लास के बाद भी उनसे बात करता हूं पर्सनली। माइंडसेट अच्छा करो बेटा। कैसे इस माइंडसेट के साथ कैसे तैयारी कर पाओ, कैसे पढ़ोगे? आपको मैंने हर वो तरीका अपनाया ताकि ऑनलाइन के बच्चों को भी मैं ऑफलाइन वाली पूरी सुविधा दे दूं, लेकिन आप लेना ही नहीं चाह रहे हैं सुविधा को। तो आंतरिक मामले में क्या मामला होता है? जैसे देश के भीतर सामाजिक मामला, आर्थिक मामला, राजनीतिक मामला, धार्मिक मामला। नोट्स लिखना आइए ऑफलाइन, ऑफलाइन आइए, 70,000 जमा कीजिए, क्लास में बैठिए, 150 घंटे में वहां पढ़िए, फिर लिखिए नोट्स। नोट्स लिखने का शौक है तो अरे वो लिखा हुआ नोट से मैंने आपका काम बचा दिया, मैंने आपका समय बचा दिया, ताकि मैं ज्यादा मेहनत आपको समझाने पर कर पाऊं, ज्यादा मेहनत में आपको सिखाने पर कर पाऊं, ज्यादा मेहनत में आपको याद कराने पर कर पाऊं, अधिक से अधिक मेंस के क्वेश्चन लिखाकर मैं फॉर्मेटिंग करा पाऊं, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन एक बच्चा परेशान है सिर्फ लिखने के लिए, इसलिए मैं बीच में कमेंट नहीं लेता हूं ना, पूरा क्लास का रिदम बर्बाद कर देते हैं आप लोग। तो इसलिए कमेंट आप लोग बाद के 5 मिनट किया करिए, बाद में ही कमेंट में लेता हूं, क्लास के बीच में कमेंट नहीं लेता हूं, इसीलिए कि पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। आपको लिखने तो है 4 अच्छा टाइप करना है, और पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ ऐसा मामला जिसके ऐसा देश जो किसी आंतरिक मामले में, जो अपने देश के भीतर आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है, उसे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। जब यह बात समझाई जाती है तो विद्यार्थियों को यह कहा जाता है, जो विद्यार्थियों को यह पूछते हैं कि आंतरिक मामला क्या होता है और बाह्य मामला क्या होता है। आंतरिक मामले का मतलब हुआ देश के भीतर सामाजिक मामला, आर्थिक मामला, राजनीतिक मामला या धार्मिक मामला। और बाह्य मामले का मतलब हुआ कि किस देश के साथ हमें युद्ध करना है, किस देश के साथ हमें संधि करना है, किस देश के साथ हमें समझौता करना है, किस देश के साथ हमें समझौता करना है, और साथ ही साथ किस देश के साथ हमें व्यापार करना है। अगर इन सब मामलों में निर्णय लेने के लिए कोई देश स्वतंत्र है तो इसका मतलब है कि वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहां की यात्रा की? भूटान की यात्रा की। उस समय अमेरिका तिलमिला गया बिल्कुल कि हम दुनिया के सुपर पावर यहां पर बैठे हैं और आप प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद पहली यात्रा भूटान की कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं मोदी जी ने यह संदेश दिया, हम भूटान की यात्रा करें, पाकिस्तान की, चीन की यात्रा करें कि मालदीव की, यह हम तय करेंगे। सुपर पावर होंगे तो आप अमेरिका के होंगे, भारत के नहीं हैं। भारत किसी देश के अधीन नहीं है, भारत किसी बाह्य सत्ता से प्रभावित नहीं होता। हम देश के भीतर और देश के बाहर निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखते हैं, क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री हैं। अतः भारत क्या है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यह भारतीय संविधान में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो कि भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है। और साथ ही साथ मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर कुछ पश्चिम के विद्वानों ने दाग भी लगाया है। कुछ पश्चिम के विद्वानों ने आक्षेप लगाया है, ध्यान रखिएगा। कुछ पश्चिम के विद्वानों ने आक्षेप लगाया है। क्या लगाया है? आक्षेप लगाया है। आक्षेप का मतलब क्या होता है सर? कि आरोप लगाया है। किस बात का आरोप लगाया है? आरोप यह लगाया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है ही नहीं है। इंडिया इज नॉट अ सोवरेन कंट्री। लोगों ने कहा क्यों? किस बात से आपको लग रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं है? तब पश्चिम के विद्वानों ने कहा क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है। भारत जो है वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत क्या है? राष्ट्रमंडल का सदस्य है, कॉमनवेल्थ का मेंबर है। और राष्ट्रमंडल का जो प्रमुख है वह कौन है? राष्ट्रमंडल का प्रमुख जो है वह ब्रिटेन है। कौन है? राष्ट्रमंडल का जो प्रमुख है वह ब्रिटेन है। इसका मतलब है कि भारत की विचारधारा ब्रिटेन से प्रभावित है, यानी भारत में ब्रिटेन का हस्तक्षेप है, ऐसा मानना था पश्चिम के विद्वानों ने। और जब यह आरोप भारतीय संविधान पर लगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़कर आए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जब 1946 में ब्रिटेन में प्रधानमंत्रियों की बैठक हुई तो भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां गए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की भारत की तरफ से, तो उन्होंने उसी तरफ समय कह दिया था कि राष्ट्रमंडल को, कॉमनवेल्थ को भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र समूह मानता है। भारत कॉमनवेल्थ को, राष्ट्रमंडल को स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतंत्र समूह मानता है। और भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में ले रहा है। और अगर राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर रत्ती भर प्रभाव पड़ेगा, तो जिस प्रकार से हमने अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है, उसी प्रकार से हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ भी देंगे। उसी प्रकार से हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ भी देंगे। अतः भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इससे भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता पर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि आपका कोई एक मित्र है। आप मान लीजिए कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई मुस्लिम धर्म का हामिद नाम का एक लड़का एक आपका मित्र हो गया, ठीक। कोई पड़ोसी आपसे कह रहा हो आपका धर्म संकट में है, हिंदुत्व खतरे में हो गया आपका। कहा कैसे? कहा तुम हामिद से दोस्ती कर लिए हो, अब आप हिंदू रह ही नहीं गए, अब आपके पूजा पाठ में दिक्कत होगी, आपके आस्था में दिक्कत होगी। तो समझदार व्यक्ति होंगे, उसको मारेंगे एक तमाचा। आप कहेंगे बेवकूफ, हामिद से दोस्ती मैंने एक मुस्लिम व्यक्ति के नहीं किया है, हामिद से दोस्ती मैंने राहुल बनकर ही किया है। और हामिद से दोस्ती करने पर हमारी आस्था पर, हमारे पूजा पाठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बाय द वे, अगर हामिद से दोस्ती करने पर हमारी पूजा पाठ पर, हमारी आस्था पर, हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता भी है,
तो कोई जबरन हमने उससे दोस्ती नहीं की, अपनी स्वेच्छा से की है। और जिस दिन हमारी आस्था पर, हमारे पूजा पाठ पर हामिद से दोस्ती करने पर रत्ती भर प्रभाव पड़ेगा, तो हमने जिस आस्था के साथ, जिस स्वेच्छा के साथ उनसे दोस्ती की है, उसी स्वतंत्रता के साथ, उसी स्वेच्छा के साथ, उसी इच्छा के साथ हम अपनी स्वेच्छा से दोस्ती छोड़ भी देंगे। अतः हामिद से दोस्ती मात्र कर लेने से हमारी आस्था में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव हमारे धर्म का नहीं पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात स्पष्ट कर दिया संविधान सभा में ही कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य तो है, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त करने से भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, जिसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से पूरे वीडियो को देखा होगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद किया होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि अब इससे संबंधित कोई प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आता है तो आसानी से आप टैकल कर लेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल का हो या मेंस लेवल का हो, और इसकी समझ भी आपकी डेवलप हो गई होगी। और ये वीडियो कैसा रहा, कितना समझ में आया, और ये सीरीज़ आपके लिए कितनी लाभदायक है, कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जरूर अपना फीडबैक बताइएगा कि इस पॉलिटी की सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही या नहीं। और लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है। यह ऑफर 9 मार्च से ही प्रारंभ है, जो 22 मार्च तक चलेगा। और इस होली हंगामा ऑफर में आपको सभी यूपीपीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर, जहाँ एक तरफ 90% तक का डिस्काउंट मिलता है, वहीं 100% तक का कैशबैक ऑफर भी है। और जो उत्कर्ष ऐप के पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके लिए कूपन कोड होली का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप सभी विद्यार्थी, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, आरंभ बैच हो, अर्जुन बैच हो, आंसर राइटिंग बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, किसी भी बैच, एमसीक्यू बैच हो, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार किसी भी बैच के साथ जुड़कर आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और इस ऑफर का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो जो बुकशाला, उत्कर्ष की बुकशाला में जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उस पर भी आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो या मेंस की टेस्ट सीरीज हो, उस पर भी अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। प्रीलिम्स वाली टेस्ट सीरीज तो जिसमें टोटल 40 टेस्ट हैं, ऑनलाइन महज 750 का है। ध्यान बस ये रखना है, ये जितनी भी छूट हैं ये सब केवल ऑनलाइन के कोर्सेज पर है और ऑफलाइन के कोर्सेज पर नहीं है। ये छूट केवल 22 मार्च तक ही सीमित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इस छूट से भी सबको परिचित होने का अवसर मिल पाए और जो कुछ भी आपने इस वीडियो में सीखा है उसका लाभ भी प्रदेश के, देश भर के ज़्यादातर विद्यार्थियों का उसका लाभ भी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा।